न्यू चैप्टर इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इस चैप्टर के अंदर हम मटेरियल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेटिक मटेरियल होते कौन से हैं? ऐसे मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो सकते हैं। अब ये कैसे डिसाइड करें कि कौन से मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकते हैं? तो देखिए क्या होता है, कोई से भी सब्सटेंस के अंदर, मटेरियल के अंदर, मैटर के अंदर कई सारे एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक करंट कैरिंग कोइल की तरह बिहेव करते हैं, जिससे हर एटम के अंदर एक मैग्नेटिक डाइपोल जनरेट होता है। अब ये जो हर एटम का मैग्नेटिक डाइपोल होता है एक सर्टेन डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है, और अगर मान लीजिए किसी मैटर के अंदर जितना भी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स एटम का है वो अगर उनका नेट सम कुछ ना कुछ आ रहा है तो यानी कि वो मटेरियल, वो मैटर मैग्नेटाइज्ड है, और नेट सम उनका अगर जीरो आ रहा है तो वो मैग्नेटाइज्ड नहीं है। दूसरी चीज ये कि कोई भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल हो तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन कम होता है। अब ये जो शब्द आया है मैग्नेटाइजेशन, ये इस आधार पे नापा जाता है मैग्नेटाइजेशन ऑफ ए मटेरियल। मैग्नेटाइजेशन इसको कैपिटल एम से अपन इंडिकेट करते हैं और वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही इसको ट्रीट करते हैं। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल जो होता है किसी भी सब्सटेंस के अंदर, मैटर के अंदर जो एटम्स का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट रहता है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट जितने भी मैटर्स का इलेक्ट्रॉन का है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द मैटर, और इसकी जो एसआई यूनिट आती है वो आती है एम्पियर पर मीटर। तो किसी भी मैटर का मैग्नेटाइजेशन इस आधार पर नापा जाता है कि उसमें कितना नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है, इसकी ये एसआई यूनिट है। इसके बाद में एक चीज ये भी है कि मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपके पास एक इनफाइनाइट सोलोनाइड है। इनफाइनाइट सोलोनाइड यानी कि वेरी लॉन्ग सोलोनाइड है जिसकी रेडियस बहुत छोटी है इसकी लंबाई के कंपैरिजन में, और एक करंट कैरिंग सोलोनाइड है। तो करंट जब इसमें फ्लो कराएंगे तो इसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। यहाँ पे करंट आई फ्लो कराने पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू रहती है बी नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट फ्लोइंग। ये हमने पढ़ भी लिया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर के अंदर। अब यहाँ पे अंदर की तरफ अगर मैं यहाँ पे कोई कोर मैग्नेट मटेरियल का कोर अगर यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ, कोई रोड या कोई कोर अंदर की तरफ फिल कर देता हूँ, तो अंदर का अब जो मटेरियल है या जो रीजन है वो अब फ्री स्पेस नहीं रहा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी जो डेवलप होएगी बी नेट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की नेट वैल्यू, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू जो जनरेट होएगी वो होएगी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्सेज जो बाहर से करंट बहा रहे हैं हम इनफाइनाइट सोलोनाइड के अंदर, प्लस यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होएगा दैट इज ड्यू टू मैग्नेटिक कोर। मैग्नेटिक कोर के अंदर यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होएगा उन दोनों के सम के बराबर होएगी। Bm इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक कोर, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है जब यहाँ पे सोलोनाइड के फील्ड में रखा जाएगा तो इसके अंदर के रहने वाले जो मैग्नेटिक डाइपोल है उनका रीअलाइनमेंट हो जाएगा, वो अपनी एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो हो सकता है वो एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में ही अलाइन हो, और हो सकता है वो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल के आ जाएगी। ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बी का नाम होता है यहाँ पे, दैट इज नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसमें एक्सटर्नल फील्ड और जो एक्सटर्नल फील्ड बाहर से करंट बहा के डेवलप कर रहे हैं वो, प्लस मैग्नेटिक कोर का मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का रोल होगा यहां पे। अब यहां पे इन दोनों फील्ड का जब रोल होता है तो नेट सम जो होता है वो बी नोट से ज्यादा भी हो सकता है और नेट सम जो है वो बी नोट से कम भी आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि ये जो मैग्नेटिक कोर का फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये जो बी एम है यानी कि मैग्नेटिक कोर के अंदर डेवलप होने वाला मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैग्नेटाइजेशन की टर्म्स में इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है, दैट इज म्यू नॉट इनटू एम।
m यानी कि इस मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन। तो इस आधार पे आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो ये निकल के आ जाती है, इट इज B0 प्लस μ0 इंटू m, ये निकल के आ जाती है। इट इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो इन दोनों के ऊपर निर्भर करती है, एक्सटर्नल सोर्सेस के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्लस कोर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों पे निर्भर करती है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक अगली टर्म के बारे में बात करते हैं। वो अगली टर्म है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस मैग्नेटिक इंटेंसिटी को हम H से बताते हैं, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज रिप्रेजेंट बाय लेटर H, इसको H से बताते हैं। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो यूनिट होता है और डायमेंशन होती है वो मैग्नेटाइजेशन के ही बराबर होती है, कैपिटल M के बराबर ही होती है। और इसका रिलेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रिलेशन जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B और मैग्नेटाइजेशन के साथ इस तरीके से आता है। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी का रिलेशन है नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B और मैग्नेटाइजेशन के साथ H का रिलेशन ये आता है। इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो B की वैल्यू ये निकल के आ जाएगी μ0 इंटू H प्लस μ0 इंटू M, ये निकल के आ जाता है। ये है मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल सोर्सेस के कारण, बाहर से बहने वाले करंट के कारण, और ये है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक कोर के कारण। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये निकल के आ जाती है। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक नई टर्म की स्टडी करते हैं। वो टर्म है सब्सिटिबिलिटी। इसको हम लेटर चाई से बताते हैं। चाई एक ग्रीक लेटर है जिसका यूज हम सब्सिटिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल की सब्सिटिबिलिटी ये बताती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल को जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। तो सब्सिटिबिलिटी यानी कि चाई की वैल्यू इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और इसका जो रिलेशन है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के साथ इस तरीके से आता है कि आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक इंटेंसिटी आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। इनमें प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है कि कैपिटल M मैग्नेटाइजेशन इज इक्वल टू चाई टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ये कैपिटल M जो मैग्नेटाइजेशन को बताता है ये उसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को भी इंडिकेट कर देगा, क्योंकि नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा रहेगा तो यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होएगा। ये इनके बीच में एक रिलेशन है यहाँ पे। और M की वैल्यू जब आप यहाँ से उठा करके यहाँ पे रख देंगे इसमें, तो आपके पास रिलेशन कुछ इस तरह का आ जाएगा कि B इज इक्वल टू μ0 इंटू H प्लस μ0 चाई इंटू H। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो μ0 इंटू H तो बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस चाई, सब्सिटिबिलिटी चाई। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो B की वैल्यू आ जाएगी μ0 इंटू μr इंटू H इंटू H। ये यहाँ पे है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर अ वैक्यूम और ये है रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम। तो यहाँ पे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ ए मीडियम जो होएगा यानी मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल का, वो सब्सिटिबिलिटी के साथ ये वाला रिलेशन रखेगा। इट इज अ रिलेशन बिटवीन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड सब्सिटिबिलिटी ऑफ मीडियम। अब इसके बाद जो बात आती है वो बात यह है कि
ये जो म्यू रहता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ये होती क्या है, तो इसके ऊपर अपन बात करते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती क्या है। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू से बताते हैं। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इस चीज को बताती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कितना अलाउ करता है, कितना पास होने की उसको टेंडेंसी रखता है। तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज द एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। परमेबिलिटी इज द एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू मीडियम और मटेरियल। और ये जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है, इसकी जो वैल्यू है वो रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ इस तरह से रिलेट करती है। रिलेटिव परमेबिलिटी इस चीज को रिप्रेजेंट करेगी कि जब भी फ्री स्पेस में जहां मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है उसमें अगर कोई मटेरियल रखेंगे हम, तो मैग्नेटिक मटेरियल रखने पर वो फ्री स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी ज्यादा उस मीडियम के अंदर इंक्रीज हो जाएगी। किस फैक्टर से वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मटेरियल से पास होते टाइम इंक्रीज हो जाएंगी, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये कहलाती है रिलेटिव परमेबिलिटी। दिस इज द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम, म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मीडियम। और रिलेटिव परमेबिलिटी का रिलेशन आपने सब्सिबिलिटी चाई के साथ ये लिखा था। तो अगर मान लीजिए आपके पास केवल फ्री स्पेस है, वैक्यूम है, तो वहां पे रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो फॉर वैक्यूम रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो वहां पे सब्सिडिबिलिटी चाई की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि फ्री स्पेस में म्यू की वैल्यू जो है वो म्यू नॉट के बराबर ही रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होते टाइम किसी भी जगह से जैसे पहले थी वैसे ही बाद में रहेंगी। वो तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल रहेगा वहां पे मौजूद, तो जहां पे मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगी, म्यू आर टाइम्स। और अगर वहां पे फ्री स्पेस ही है तो म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाएगी। और ये आपके पास चाई जो कि सब्सिडिबिलिटी को बताता है कि वहां पे रीजन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेटिक मटेरियल कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो कोई मैग्नेटिक मटेरियल होगा ही नहीं तो उसका रिस्पॉन्स ही होगा, कुछ होगा ही नहीं, तो चाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखिए अटेम्प्ट करते हैं, जो थ्योरी अभी पढ़ाई उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कीजिएगा और उनके आंसर देखिए हम कैसे देते हैं। अब जरा देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कि ऑन हीटिंग मैग्नेटाइजेशन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि गर्म करने पे मैग्नेटाइजेशन रिड्यूस होता जाता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइजेशन की यूनिट क्या होती है, तो बताया था एम्पियर पर मीटर होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो एच रहता है उसका मैग्नेटाइजेशन एम के साथ क्या रिलेशन रहता है, तो दिस इज लेटर एच है, मैक इट एच, ये एच है, तो एच का रिलेशन एम के साथ इस तरीके से होएगा। एम और एच की यूनिट एक जैसी ही रहती है। सब्सिटिबिलिटी जो चाई रहता है वो ये चीज़ को इंडिकेट करता है कि मैग्नेटिक मटेरियल कैसा रिस्पॉन्स करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये स्टेटमेंट सही है, इट्स द राइट स्टेटमेंट, सही बात है। नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ सब्सिटिबिलिटी विथ रिलेटिव परमेबिलिटी, तो ये रिलेशन सही है, इट्स द ट्रू रिलेशन कि रिलेटिव परमेबिलिटी का रिलेशन सब्सिटिबिलिटी के साथ ये होता है, दिस इज द ट्रू आंसर। नेक्स्ट है कि सब्सिटिबिलिटी फॉर ए वैक्यूम इज 0, अभी डिस्कस किया था, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, वैक्यूम की सब्सिटिबिलिटी 0 रहती है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, तो अभी बताया था मैग्नेटाइजेशन का एच के साथ रिलेशन ये वाला होता है, दिस इज एच, ये भी एच ही है, तो इनवर्स के साथ रिलेशन नहीं होता, प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है मैग्नेटाइजेशन का और मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, तो ये रिलेशन ये बी सही है, दिस इज द ट्रू रिलेशन, द राइट वन। नेक्स्ट है कि मैग्नेटाइजेशन इज
नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, यस दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ये सही डेफिनेशन है मैग्नेटाइजेशन की। एंड नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट इज द यूनिटलेस क्वांटिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, म्यू अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। तो म्यू और म्यू नॉट का यूनिट सेम रहता है, तो म्यू आर जो है वो यूनिटलेस ही होएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, magnetic permeability is the ability of material to permit the magnetic field lines through it, yes this is the true statement। तो ये जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स यहाँ पे दिए गए, आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।